तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना पढ़ाई अपना आराम से अच्छे से कर रहे होंगे। पहली बात तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। किस लिए? मैंने आपसे कहा था जो पिछला संडे निकल गया उसको मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, वो भी वाइट बोर्ड पे ज्योग्राफी की, लेकिन मैं नहीं ला पाया, वाइट बोर्ड का इंतजाम नहीं हो पाया। इसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। आगे कोई वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि अभी वाइट बोर्ड का कुछ नहीं पता कब तक इंतजाम हो। बाकी जब भी होता है वीडियो आ जाएगी। आज क्या है? आज सबसे पहले मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत चीज़ों पे वीडियो बनाई जाइए, वो फलाना लिखा, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा था। एक यूट्यूब पे देखा तो बहुत सारी वीडियो आती हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उत्तर लेखन कैसे करें, ठीक है, स्ट्रेस को कम कैसे करें यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। मैं सोचा इस पर बना देता हूँ, फिर मेरा दिमाग दौड़ा यार इस पर तो सभी बना रहे हैं, मैं क्यों बनाऊँ उसकी, इसलिए मैंने उस पर छोड़ दी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भटकना ही नहीं है। देखो मिडिल पथ, बुद्ध ने कहा था ना, मिडिल पथ, उसको पकड़ लोगे तो सब चीज़ों में सफल हो जाओगे, ना इधर का ना इधर का, मध्य मार्ग। क्योंकि भटकना नहीं है, बस मध्य मार्ग पे चलते रहना है। तो मध्य मार्ग का मतलब होता है टाइम ठीक, मतलब ठीक जगह ठीक समय। दूसरा मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं यूट्यूब पे जिसमें होता है टाइम टेबल कैसे बनाएं। भाई टाइम टेबल मुझे समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया। हम घड़ी के गुलाम हो गए, जबकि हमने घड़ी को बनाया, घड़ी ने हमको नहीं बनाया, हम घड़ी के गुलाम हो गए, ठीक है। तो बाकी इस टॉपिक को लेके बाकी बातें किसी और वीडियो में। आज मैं आपको बता देता हूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ समझने वाले हैं एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले आता है हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। इनका क्या मतलब होता है? हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोगों के पास सबसे सर्वोच्च शक्ति हमारे पास है, मतलब इसको कहते हैं जन संप्रभुता। संप्रभुता भी मैं बता दूंगा आपको, इसको कहते हैं जन संप्रभुता। मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? भारत के लोग। ना पीएम बड़ा, ना सीएम बड़ा, ना डीएम बड़ा, कौन बड़ा? भारत के लोग, यानी हम, ठीक है। पहला शब्द आता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है? सबसे बड़े प्रभु, अखंडता, कोई भी बाहरी राज्य हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संप्रभुता, सबसे बड़े प्रभु, सुप्रीम पावर, बस यही है संप्रभुता। छोटा सा मतलब है, मतलब कोई भी बाहरी राज्य हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि हम संप्रभु हैं। हमारी जो पावर है, वो जो पावर का जो मुखिया है वो संप्रभु है, जो संसद है संप्रभु है, ठीक है। दूसरा शब्द आता है समाजवाद, समाजवादी। देखो समाजवाद को लागू करना आज के दौर में बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि समाजवाद कहता है सबके लिए सेम घर हो, सबके लिए सेम गाड़ी हो, सबके लिए सेम खाना हो, सबके लिए सेम सड़क हो, सब एक जैसे हो जाएं बिल्कुल, ना ऊंच ना नीच, ना कोई अंबानी ना कोई अडानी, सब मेरे जैसे हो जाएं, वीडियो बनाएं ऐसे ही बैठ के पसीने में वहाँ पे। नहीं हो सकता ना भाई, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बस समाजवाद किन चीज़ों में आ सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा सबको समान हो जाए, स्वास्थ्य सबके लिए समान हो जाए, और रोजगार के अवसर सबके लिए समान हो जाए, इनमें समाजवाद हो सकता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समाजवादी शब्द डाला। दूसरा अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पहले तो पंथ और धर्म में मतलब समझ लो, पंथ क्या होता है और धर्म क्या होता है। देखो पंथ का मतलब होता है, जैसे आप ऐसे समझो, धर्म क्या होता है? धर्म जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में ना तो एक उपासक है, ठीक है, ना ही एक कोई मूल ग्रंथ है, ना ही कोई एक उपासना पद्धति है। और सारी बाकी जो धर्म है हिंदू धर्म को छोड़ के, उनमें मैनुअली एक उपासक है, एक उपासना पद्धति है, और एक ही उनका धर्म ग्रंथ है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पंथ, जिसमें एक कैरेक्टर एकदम फिक्स होता है कि आपको इसी की पूजा करनी है, इसी प्रकार से पूजा करनी है, और ये किताब पढ़नी है। इसको कहते हैं पंथ। हिंदू पंथ नहीं है, हिंदू धर्म है, ठीक है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में धर्म का मतलब, ये धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं बताएगा। हिंदू धर्म का मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो। जैसे हम छात्र हैं तो हमारा धर्म है छात्र धर्म, पढ़ाई करना, इसलिए धर्म नहीं है हिंदू
हिंदू हिंदू जो है वो पंथ पंथ नहीं है, हिंदू एक धर्म है। इसलिए हमारे शास्त्रों में धर्म का जो मतलब है, आज के जैसे आज के लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं वो धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझ लेते हैं। जो हमारे उपनिषद वेद पढ़ते हैं वो मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है हमारी जो धर्म का मतलब है वो तुम्हारे कर्म से, ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया। मतलब पंथ धर्म अलग है, धर्म छोड़ो, हम पंथ के लेवल पे भी बिल्कुल निरपेक्ष रहेंगे। कोई किसी भी पंथ को माने, कोई किसी भी धर्म को माने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब आता है गणतांत्रिक लोकतांत्रिक। अब पहले तो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक में पहले लोकतांत्रिक समझ लो। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक दोनों ही जो शासन होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, बट इनमें अंतर ये होता है लोकतांत्रिक में संसदीय सर्वोच्चता होती है, जैसा ब्रिटेन में है। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब होता है ब्रिटेन में संसद आदमी को औरत, औरत को आदमी बनाने की बजाय सब कुछ कर सकता है, सब कुछ एक ही मानेंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं, अच्छे लोग हैं। बाकी गणतांत्रिक का मतलब होता है देखो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक दोनों में संसदीय शासन होता है, लेकिन लोकतांत्रिक में संसदीय सर्वोच्चता होती है, जबकि गणतांत्रिक में संसदीय सर्वोच्चता नहीं होती, ठीक है। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब है संसद जो चाहे वो कर सकती है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में गणतांत्रिक है। गणतांत्रिक में शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेपरेशन होता है, पृथक्करण होता है शक्ति का, एक जगह शक्ति नहीं रहती। गणतांत्रिक लोकतांत्रिक समझ में आ गया। तीसरा सबसे ज़्यादा न्याय, ये ध्यान से समझने वाला। देखो न्याय यहाँ पे एक न्याय, सामाजिक न्याय जो है वो न्याय से ज़्यादा क्रांति है। इसका जो नैतिक अर्थ है वो न्याय से ज़्यादा क्रांति लगता है। क्रांति क्यों लगता है? क्योंकि देखो भारत में संविधान में लिख दिया सामाजिक न्याय, लेकिन समाज में संविधान में न्याय लिख लिया, लेकिन सामाजिक न्याय, समाज में लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव था, तो न्याय नहीं था। समझने की कोशिश करो, समाज में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव था, लेकिन न्याय नहीं था। तो इसको हम संवैधानिक न्याय को संवैधानिक से ज़्यादा नैतिक मानते हैं, क्योंकि नैतिक मूल्य ज़्यादा है। नैतिक मूल्य कैसे हैं? नैतिकता जो है ना आधुनिक है, हमारी संविधान निर्माता बहुत आधुनिक थे। तो आधुनिक का मतलब होता है गर्मा, स्वतंत्रता, व्यक्ति की, इनको ध्यान में रखते हुए न्याय। तो हमेशा अगर संवैधानिक न्याय और सामाजिक न्याय में क्लैश होगा तो हमेशा संवैधानिक न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वो न्याय जो है वो धीरे धीरे जब समाज ऊपर उठता जाएगा तो ये न्याय का ये दायरा है वो बढ़ता जाएगा, बस इतना सा है। क्योंकि जो विचार है, जो न्याय एक विचार है, एक नैतिकता है, वो संविधान में स्वाभाविक रूप में विद्यमान है, उनका मर्म है, उनमें अंदर छुपा हुआ है। तो वो जो न्याय जो है वो समाज पे डिपेंड करता है, समाज जैसे बढ़ेगा न्याय का दायरा बढ़ता जाएगा। अगला आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपको पता है विचार की, आप क्या सोच रहे हैं, अभिव्यक्ति की, आप क्या बोल रहे हैं, विश्वास की, आप किस में विश्वास है, आपकी किस में आस्था है, आप कैसे उपासना करते हैं, वो स्वतंत्रता, ये बहुत नॉर्मल था। बी अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब सीधा समझ लीजिए, अगर आप क्लास 10th में हैं और कोई जॉब निकलती है जिसमें अप्लाई करने के लिए क्लास 10th मांगा जा रहा है, तो सबके लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। उसमें ना कोई अमीर होगा, ना गरीब होगा, ना पिछड़ा होगा, ना ऊपर होगा, ना नीचे, कुछ नहीं। वो होती है अवसर की समानता। और ई होता है, ई इसमें होता है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। मतलब राष्ट्र एक और अखंड रहे, मतलब राष्ट्र टूटे ना। अब देखिए प्रस्तावना में एक विवाद आया था, जो आया था बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में क्या था? देखो पाकिस्तान और भारत में एक गांव लगता है बेरूबारी के पास में एक गांव लगता है। उसमें जो थी भारत पाकिस्तान में समझौता हुआ था, उसके तहत भारत की जमीन पाकिस्तान को दे दी गई। अब वहाँ पे लोगों के द्वारा याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका डाली कि भाई बिना जनमत संग्रह के आपने एक देश की जमीन दूसरे देश को कैसे दे दी? ये तो संप्रभुता के खिलाफ है। मतलब आपने एक देश की जमीन, अब अगर देखो संविधान का आर्टिकल 3 जो कहता है वो कहता है हम अपने देश के अंदर संसद जो है वो किसी भी राज्य की
सीमा को घटा बढ़ा सकती है, उनका नाम चेंज कर सकती है। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि इस देश के बाहर, लेकिन वहाँ देश के बाहर दे दी, मतलब भारत की जमीन पाकिस्तान को दे दी। अब उसमें बेरुवादी केस में न्यायालय ने क्या कहा था? सबसे पहले न्यायालय ने अपना पल्ला झाड़ लिया। सबसे पहले क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये एक विचार है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये एक विचार है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में ये बदल गया था। लेकिन बेरुवादी केस की अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग, अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट ने जो कहा था वो कहा था कि मतलब संसद जो है वो, मतलब संसद जो लोग कह रहे थे कि जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया, तो कोर्ट के द्वारा जो कहा गया था उसमें कहा गया था जो संसद जो है, जो हम भारत के लोग जो हैं, वो शक्ति हम भारत के लोगों के पास नहीं है, हम भारत के लोगों ने एकत्र करके संसद को दे दी है। तो संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। हम भारत के लोग हैं लेकिन एकत्रित करके शक्ति हमने संसद को दे दी है, इसलिए जनमत संग्रह नहीं कराया। वो आर्टिकल 3 है उसके हिसाब से नहीं था, वो इंटरनेशनल था और उसके लिए संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा एक राष्ट्र की जमीन दूसरे राष्ट्र को दे सकती है, क्योंकि हम भारत के लोगों ने संसद को ये पावर दे रखी है। तो कोर्ट ने उस केस से पल्ला झाड़ लिया। ये पहला संविधान संशोधन था 1951, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। पहला संविधान संशोधन 1951 वो था, वो बेरुवादी केस का था, जिसके तहत इसके तहत संसद ने 368 के तहत भारत की जमीन को, बेरुवारी नाम की जगह है, उसको पाकिस्तान को हैंडओवर किया था, जिसको कोर्ट में गया था। कोर्ट ने अपना पहले पल्ला झाड़ा कि हम प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम भारत के लोगों द्वारा संसद को शक्ति दी गई है, वो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन करके एक राष्ट्र की जमीन, मतलब भारत की जमीन पाकिस्तान को दे सकती है। तो बस आपको आशा, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, प्रस्तावना बहुत, बस इतना ही आपको प्रस्तावना में जानना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। बस ना प्रस्तावना रटनी है, बिल्कुल नहीं रटनी। क्यों रटोगे यार? बस क्या जानना है, हम भारत के लोग संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, अवसर की समानता, बंधुत्व, इन चीज़ों को बस याद रखना। जी मैंने आपको भी समझा दिया। और सबसे बड़ी बात, प्रस्तावना जब कभी भी अगर कोई संविधान संशोधन किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि प्रस्तावना में दिए गए शब्दों के अर्थ और उनके दर्शन, उनके मर्म के खिलाफ अगर वो संशोधन है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें जड़ से खारिज कर देगा, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट साफ कहेगा कि मूल ढांचे के खिलाफ होने के कारण ये रद्द किया जाता है। जो मूल ढांचे से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। तो मूल ढांचे के खिलाफ अब कोई भी, अगर संसद भी कोई लॉ बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका निरीक्षण करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मूल ढांचे के खिलाफ है, संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रद्द कर देगा, क्योंकि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। जैसे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो पहले प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना सिर्फ एक संविधान में लिखित शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक दर्शन है, पूरे संविधान का दर्शन है। संविधान में अगर कहीं भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि कोई विवाद खड़ा हो रहा है, तो सबसे पहले वो प्रस्तावना को चेक करेगा। बस इतना सा था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस, क्योंकि व्यूज, मुझे पता है व्यूज नहीं आ रहे हैं और इस पर भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं बनाऊंगा, वो मेरा काम है, बनाऊंगा इसलिए जब मैं एक दिन IPS बन जाऊंगा उसके बाद अपना YouTube चैनल खोलूंगा तो उसमें देखूंगा भाई मैं ऐसी वीडियो बनाता था। मैं कहूँगा यार समाजवाद आना चाहिए, मैं पसीने में नहा रहा था, लेकिन वीडियो बना क्या करूँ, तब भी नहीं आएगा समाजवाद, तो इसलिए बनाता हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड नो मोर, बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।